बहुत सारे यूथ जो कि लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनकी लंबाई बढ़ जाए। प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट इज़ डन एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। टोटल 12-13 सेंटीमीटर तक का लेंथ अचीव कर सकते हैं। चेस्ट को भी साइज महीने पहले एक पेशेंट आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि उनको ऐसी कुछ प्रोसीजर करनी है जिससे उनके चेस्ट का ब्रेड्थ है वो बढ़ जाए। कौन से शूज़ पहनने चाहिए? तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो शू होना चाहिए 10 मिनट्स ऑफ वॉक। अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 15 मिनट आधा घंटा के नहीं। देखिए, वॉक करने से आपकी शुगर लेवल उतनी स्पाइक नहीं करती है। कि क्या 10,000 स्टेप चलना ज़रूरी है? और किस्सा है शिखर धवन इंजर्ड अपने हाथ के साथ और सेंचुरी भी बनाई, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए? अच्छा, ये बताइए तो फिर कैसे पहचाने कि कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और कब हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना है? पेन है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला कंसल्टेशन एक ऑर्थोपेडिशियन के पास होना चाहिए। कई सारे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, छोटा सा भी गिरते हैं तो आजकल में देखते हैं हॉस्पिटल जाता है, थोड़ा सा पेन ज़्यादा है तो हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अब उसमें कई बार लोग ये भी कहते हैं कि होता नहीं है। आप तो ईमानदार जवाब देंगे, तो बताइए कि जो केसेस आते हैं उसमें एक्चुअली में कितने केसेस में रियल में फ्रैक्चर होता है जिसमें ज़रूरत होती है? छोटे बच्चों को आपके हिसाब से कौन सी चोट ऐसी जिसमें कि कंसर्न की ज़रूरत है? एल्बो कह रहा हूँ, कोई भी इंजरी है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए। सोया को लेकर एक कंसर्न अक्सर लोगों में होता है, कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो मेल्स के लिए एडवाइस है कि ये सही बात है कि उसमें थोड़ा एस्ट्रोजन वाली प्रॉपर्टी है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान कम लिया जाए, क्योंकि जो मेल फीटस है उसके अंदर थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो एस्ट्रोजन बढ़ने से क्या होगा? तो आपके फेमिनिन फीचर्स आ सकते हैं। सपोज मैं जिम जाती हूँ और मेरे पास वहाँ इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? 30s में है या 40s में है, अर्ली 40s में है, वो लोग स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या होता है? 40 साल के बाद तो इनफैक्ट 30 के बाद ही आप मसल एंड बोन लॉस करना हो जाता है। इंडियन फूड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। बस रिवर्स कर दें, हम सब्जी साइड में रखते हैं, रोटी प्लेट में रखते हैं, उल्टा कर देंगे, सब्जी प्लेट में रखेंगे, रोटी साइड में रखेंगे। तो वो कौन सी एक्सरसाइज होगी जिससे कि उनका नी का पेन या तो खत्म हो जाएगा या एटलीस्ट लोअर बैक एंड नी? हम ओपीडी में अगर हम ओपीडी करते हैं तो 10 में से 9 पेशेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट लेना वाकई ज़रूरी है। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बड़े होने के बाद भी आपकी हाइट बढ़ सके, वो भी 1-2 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 2-3 इंच तक? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे आज के पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिम जाते हैं और जिम जाने वाले लोग सबसे कॉमन गलती कौन सी करते हैं जो उनके लिए खतरनाक हो सकती है, तो इसका भी जवाब आपको हमारी आज की बातचीत में मिलेगा। घर में बच्चे हैं, खेलने जाते हैं, लेकिन खेलते खेलते कई बार वो ऐसी चोट लग जाती है उनको जो कि फ्यूचर में खतरनाक हो सकती है और पेरेंट्स को उस चोट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो ये चोट कौन सी है, ये भी जानेंगे हमारी आज की इस बातचीत में। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नंदन मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट हैं। जितने भी सवाल हैं हमारे मन में, चाहे वो जिम से जुड़े हों, चाहे रोज़ की जो एक्सरसाइज उससे जुड़े हों, चाहे हाइट को लेकर हों या फिर बच्चों के स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े हों, सबके जवाब मिलेंगे आज के इस बातचीत में। हमारा पॉडकास्ट पूरा सुनिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कॉमेंट करना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, वैसे तो आप स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट हैं और उस पर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया था, मैं कहीं पर सुन रही थी कि आजकल बहुत सारे यूथ जो कि लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो कई बार आपके जैसे ही डॉक्टर के पास आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनकी लंबाई बढ़ जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? जी, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। इसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी के ग्रुप में डालेंगे। तो क्या होता है, पहले के ज़माने में या फिर आज भी फ्रैक्चर होते थे जिसमें कि हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती है या फिर बोन लॉस हो जाता है, तो उसमें हड्डी थोड़ी छोटी हो जाती है और उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम एक सर्जरी करते हैं जिसमें एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बोन को कट करते हैं और उसे धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम करते हैं जिसमें कि एक बोन लॉस हो जाता है, किसी इन्फेक्शन या फ्रैक्चर की वजह से हड्डी छोटी हो जाती है। बट इसका एक एक्सटेंडेड इंडिकेशन आ गया है जहाँ लोग अब कॉस्मेटिक रीज़न से अपनी हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम बाहर से कुछ इम्प्लांट लगा सकते हैं और धीरे धीरे बोन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
और आज के दिन हमारे पास टेलीस्कोपिक नेल होते हैं, जो कि रॉड आपकी बोन के अंदर डाल दिया जाता है, इधर फीमर बोन और टिबिया बोन, एक ऑस्टियोटमी या फिर बोन को कट लगाते हैं और बोन को धीरे धीरे, फीमर बोन हुआ आपका ये वाला थाई थाई बोन वाला, और लेग बोन को हम टिबिया कहते हैं, और धीरे धीरे उसको हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो मैग्नेटिक डिवाइस होता है एक्सटर्नली, उसके थ्रू हम धीरे धीरे उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इट इज़ डन एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर। हाँ, और अप टू 7 to 8 सेंटीमीटर्स आप फीमर बोन में और अप टू 5 सेंटीमीटर्स इन द टिबिया बोन, मतलब आप टोटल 12-13 सेंटीमीटर तक का लेंथ अचीव कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं फिर से ये बोलूँगा कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है और एक मेजर सर्जरी है। तो अगर कोई डायरेक्टली मेरे पास आए तो मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूँगा कि आप इतनी बड़ी सर्जरी जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक रीजंस आप करें, बट ये एक पेशेंट का चॉइस होता है, ये एक 1-to-1 डिस्कशन के बाद किया जा सकता है, आफ्टर यू नो द रिपरकशंस ऑफ द सर्जरी। हाँ, मैंने ये इसलिए पूछा कि मैं कहीं पर पढ़ रही थी और तो मुझे भी लगा कि थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन है, ऐसा सुनते थे कि हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सर्जरी करके हाइट बढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरा है कि लोग अपना सीने को भी लेके आजकल होते हैं, खासकर यूथ ना, कि अच्छा बड़ा सा चौड़ा सा उनको अपने बॉडी को पूरा शेप में रखना है और ये करना है, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि आप चेस्ट को भी साइज बढ़ा तो ये भी कुछ महीने पहले एक पेशेंट आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि उनको ऐसी कुछ प्रोसीजर करनी है जिससे उनके चेस्ट का ब्रेड्थ है वो बढ़ जाए। तो वो सेम प्रोसेस हम क्लैविकल बोन में भी कर सकते हैं। हमने पर्सनली कभी किया नहीं है और मैं किसी को एनकरेज नहीं करूँगा कि ये प्रोसीजर अंडरगो करे, बट यस अगर कोई करना चाहे तो किसी सर्जन से मिलके अप्रोप्रिएट उनके सारे इंडिकेशंस और उसके बारे में सारी जानकारी लेके दे कैन अंडरगो, ऑल्दो आई विल नॉट एडवोकेट द सर्जरी ऑफ कोर्स जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक रीजंस, नो। हाँ, बट ये तो अपने आप में नई इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा भी, मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसा भी पॉसिबल है। जी, साइंस ने इसे बनाया था जब आपकी हड्डी टेढ़ी है या इन्फेक्शन की वजह से छोटी हो गई है तो आप एक लेंथ अचीव कर सकते हैं। अब इसका एक्सटेंडेड इंडिकेशन हमारे कॉस्मेटिक रीजन में भी आ गया। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ही हम हाँ, लेकिन ये है कि लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज से ही नहीं, आप ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। हालांकि जैसे आप बता रहे हो एडवाइजेबल नहीं है, तो हमारे व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं, जब तक कि उनको किसी बड़े एक्सपर्ट के पास जाके मिलें और डॉक्टर उनको एडवाइस नहीं करें, इस तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, उस तरीके से फिट रहना है। हाँ, जब मैसेज इज इट इज़ नॉट सर्जरी विच एवरीबॉडी शुड अंडरगो। तो ये अब आते हैं उस पर कि जहाँ फिट रहना है। अब फिट पे भी अगेन जब हम यूथ की बात करते हैं तो आजकल अब देखते हैं कि नए बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, राइट, और वो जिम कुछ ज़्यादा कर लेते हैं कई बार, उस वजह से कई बार इंजरीज भी होती हैं, राइट। अब एक पहले तो हम जानना चाहेंगे जो आम लोगों के लिए कि जो नॉर्मली लोग जिम जा रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस करते हैं आप कि उनको इंजरी ना हो? जी, तो देखिए जिम जो जाते हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है जितने नए जनरेशन आ रहे हैं दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, जो अच्छी बात है। तो जिम जाना सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिम जब हम जाते हैं तो हम किसी कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी को समझना है। तो जब हम जिम जा रहे हैं तो आपका प्रॉपर वार्म अप हो रहा है कि नहीं ये देखना है। आप किसी भी एक्सरसाइज को एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, आप पेन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। ये जो बोलते हैं नो पेन नो गेन, ये जिम में काम नहीं करता है। अगर आपको पेन है तो आप वहाँ पे रुक जाइए, है ना, देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू, या फिर कुछ उस ऑर्गन में या उस मसल में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो पेन हो रहा है, तो आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तीसरी चीज़, आपको जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं ऑफ कोर्स अंडर सुपरविज़न, तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती है। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप, एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ कंसिस्टेंसी। सब लोग जोश में आके जिम जा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली जाना बहुत ज़रूरी है कि आपने 10 दिन 15 दिन के बाद आप बहुत कर लिया अब नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली कि 6 महीना साल भर, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत स्लो स्टार्ट करें। आप 20 मिनट का करें, 15 मिनट का करें, इफ़ रिक्वायर्ड आप यू गो ऑल्टरनेट डे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ चले जाएं, आप हफ्ते के 4 दिन भी कर रहे हैं लेकिन हर हफ्ते जा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ। और पांचवी चीज़ डाइट। तो आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि
जिम जो है वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, और उसके बाद आप अगर डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो यू विल बी डूइंग मोर डैमेज टू द बॉडी। तो ये 4-5 चीज़ है जो कि अगर हमें बहुत ही बेसिक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो आई थिंक हम बहुत सस्टेन्ड वे में लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सकेंगे जिम में। जी अच्छा, ये बताइए कि जो नया कोई स्टार्ट कर रहा है जिमिंग, और मिडिल एज की बात करेंगे हम, जिन्होंने कभी जिम पहले किया नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 30s में है या 40s में है, अर्ली 40s में है, वो लोग स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या होता है? उनको कैसे बॉडी को तैयार करना है? डे 1 पे उनको जिम में जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे को लगता है जब भी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो वी शुड फोकस ऑन 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक है कोर स्ट्रेंथ, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक ठीक है, तो अगर ये 2 चीज़ पे हम फोकस करते हैं, जो भी एक्सरसाइज इन दोनों चीज़ पे अगर हम फोकस करते हैं, हमको उसको करना चाहिए। अब वो क्या होता है? पहला होता है बिफोर गोइंग टू जिम हमें वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग इसकी आदत होनी चाहिए, जिसके लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो आप सबसे पहले अपना वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, पहले ब्रिस्क वॉक एंड देन रनिंग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी एथलीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आप जब जिम जाते हैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्ट्रेचिंग। तो यूज़ ए थेराबैंड। अब थेराबैंड जो होता है वो सबके पास हो सकता है, घर में हो सकता है। अगेन ये सारी चीज़ के लिए अगेन जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी आदत बननी चाहिए जिम एक्सरसाइज करने की। जिम तो एक जगह है, आप तो घर में भी कर सकते हैं। तो आपकी आदत बनेगी इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विथ रनिंग एंड यू आर कंसिस्टेंट विथ रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस। अगर ये 2 चीज़ आप कर सकते हैं तो आप 50% चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप जब जिम जाते हैं तो आप कोई फोकस ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं मैंने थाई करना है, या फिर मैंने अपने ग्लूटियल रीजन के या ग्लूट्स पे काम करना है, या अपर बॉडी पे करना है, तो वो आप सुपरविज़न में हल्का वेट उठा के आपके जो कोच हैं उनके सुपरविजन में स्टार्ट करना चाहिए। बट टू स्टार्ट विथ वी शुड स्टार्ट विथ रनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज विथ थेराबैंड एंड देन फोकस्ड एक्सरसाइजेज फॉर इंडिविजुअल मसल अंडर सुपरविजन ऑफ ए कोच। सपोज मैं जिम जाती हूँ और मेरे पास वहाँ इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज अचानक से बढ़ानी नहीं चाहिए। आप एक पूरा सर्किट कर सकते हैं। आप सबसे पहले ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, ट्रेडमिल कर सकते हैं, नॉट मोर देन 6 और 7। ठीक, लोग उस पे 16-17 में चले जाते हैं। दैट इज नॉट राइट, क्योंकि देखिए ट्रेडमिल का जो सरफेस है बहुत हार्ड है। आप जब उसे फास्ट रन कर रहे हैं तो बहुत जॉइंट रिएक्शन फोर्स जो आएगा बहुत ज़्यादा होगा, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। मे बी 6-7 इंक्लिनेशन आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपर बॉडी एक्सरसाइजेज, जिसके लिए जो मैं सब चाहूँगा कि सब लोग करें, वो होगा पुलअप्स, फ्री बॉडी पुलअप्स। ऑफ कोर्स विथ असिस्टेंस, जिम में आपके पास असिस्टेंट रहता है जिसमें वेट लग जाता है तो आपका बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। कुछ पुशअप्स, कुछ पुलअप्स। लोअर बॉडी के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज। तो देखिए, क्वाड्रिसेप्स इज़ द वर्क हॉर्स ऑफ योर नी। तो अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स मजबूत है, तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं 40s एंड 50s में, तो उनके नी पेन आने के लिए बहुत तो क्वाड्रिसेप्स जितना मजबूत हो जाएगा, तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज विथ मिनिमल वेट, इवन इफ नो वेट, आप बस पैर को सीधा करते हैं, पटेला बोन को टाइट करते हैं, नी कैप बोन को, और ये 20 रिपीटेशंस करते हैं, तो दैट इज़ ओके। एंड जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे तो आप वेट्स भी बढ़ा सकते हैं। और बैक, लोअर बैक एक्सरसाइजेज, जिसमें कि थोड़ा हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हम ज़्यादा एडवाइस करेंगे। पीछे की तरफ एक्सरसाइजेज, जिसमें कि आपके सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार के 4-5 वेरिएंट होते हैं, अगर आप वो कर सकें तो मेरा मानना ये है कि टू स्टार्ट विथ रनिंग, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर योर शोल्डर, देन पुलअप्स, ऑफ कोर्स असिस्टेड हो सकता है, पुशअप्स, then सूर्य नमस्कार for your lower back and quadriceps exercises for your knees. This should be for the... मान लीजिए घर में किसी के पास वेट नहीं है तो वो बॉटल लेकर के, बॉटल लेके थेराबैंड, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस बैंड इज द बेस्ट। आप किसी भी ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। आप थाई के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए, अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इनफैक्ट हम तो बोलते हैं कि जो भी ऑफिस में जाते हैं, दे शुड कैरी इट इन देयर ऑफिस, कि 10 मिनट 5 मिनट जब लंच टाइम में मिलता है, 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग कीजिए, वेरी गुड। और थेराबैंड के भी 4 प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग कलर कोडिंग है,
तो जितना वो एग्जैक्ट कलर आपको देखना पड़ेगा, तो जो एक बहुत ही हल्का होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी आपको। ओके। तो वो रबर बैंड आप कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी, और आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि आपने बताया कि जो खासकर अभी हम लोग यंगस्टर्स पे तो हमने बात की, लेकिन मिड एज की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एक्सरसाइज हम आपसे जानना चाहें, जस्ट वन एक्सरसाइज जो आपने बताया भी काफ़ी हद तक, क्योंकि ये नी का पेन बहुत कॉमन है, ठीक है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज होगी जिससे कि उनका नी का पेन या तो खत्म हो जाएगा या एटलीस्ट लोअर बैक एंड नी। हम ओपीडी में अगर हम ओपीडी करते हैं तो 10 में से 9 पेशेंट यही है, इधर दे आर कंप्लेनिंग ऑफ नी पेन और बैक पेन। सो मैं बोलूँगा सूर्य नमस्कार विल बी द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक। एक्सटेंशन है क्योंकि सारे एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, एंड क्वाड्स स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज फॉर द नी, जिसमें कि घर बैठे आप सीधा कर सकते हैं। एंकल बैंड्स होते हैं, इनफैक्ट एंकल के अराउंड वेट्स आप बांध सकते हैं, और उसको आप लेके एक्सटेंशन, कोई जिम की ज़रूरत ही नहीं है, इतने रेडिली अवेलेबल है सारी चीज़ें। और देखिए आप क्या कर रहे हैं, इससे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। मसल जितनी मजबूत रहेगी, आपके घुटने के ऊपर प्रेशर उतना कम जाता है आपकी। सो डॉक्टर नंदन, आप बता रहे थे कि डाइट की बात कर रहे थे कि डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिमिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको डाइट पर फोकस करना चाहिए। क्या ऐड कराते हैं आप डाइट? देखिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। हम भारत में या इंडियन फूड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, बस रिवर्स कर देना। हम सब्जी साइड में रखते हैं, रोटी प्लेट में रखते हैं, उल्टा कर देंगे, सब्जी प्लेट में रखेंगे, रोटी साइड में रखेंगे। प्रोटीन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो टू स्टार्ट योर मील यू शुड हैव हमारे पास प्रोटीन, फाइबर एंड देन कार्बोहाइड्रेट। तो इस ऑर्डर में रहना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा हर डाइट में इंक्लूडेड रहेगा। फाइबर जो कि हमारी वेजिटेबल्स से हमें मिल जाएगी, फाइबर्स एंड वाइटमिन्स, एंड देन कम्स आपको रोटी या चावल। तो प्रोटीन बेस्ड डाइट, तो प्रोटीन में जैसे वेजिटेरियन सोर्स के बारे में हम बात करेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज, बीन्स हैं, सोया है, दाल है। ऑफ कोर्स दाल में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन दाल की जो कार्बोहाइड्रेट है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है, वो अचानक से आपसे शुगर स्पाइक नहीं करती है। तो मेरा मानना ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें बीन्स, जिसमें कि छोले, राजमा, एनी काइंड ऑफ स्प्राउट्स, उसके बाद सोया, उसके बाद फिर आपका मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स, उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स हैं, एंड देन एक छोटा अमाउंट आपको कार्बोहाइड्रेट को रखना है। तो आपको हर समय कैलोरी डेफिसिट में रहना है, माने आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे कम कैलोरी ले रहे हैं। अब ज़्यादा लेंगे तो ऑफकोर्स वो स्टोर होगा फैट में। प्रोटीन की मात्रा इसलिए रखनी है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जब कम खाएंगे तो आपकी मसल ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। तो मसल को आपने ध्यान दे दिया प्रोटीन से, अपनी मिनरल्स और कम आप प्रोटीन ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आपके यू आर लूजिंग मसल ऑफ कोर्स। और 40 साल के बाद तो इनफैक्ट 30 के बाद ही आप मसल एंड बोन लॉस करना हो जाता है। तो 40 के बाद तो आप ऐसे भी मसल लॉस हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो और ज़्यादा कर रहे हैं, और आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, मतलब सब गड़बड़ है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन बेस्ड डाइट, मिनरल्स, फाइबर्स हमारे वेजिटेबल से आ जाते हैं, एंड देन एक कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पास है ही सारी सोर्स। ये बताएं कि अभी आपने कहा कि प्रोटीन आपको हर मील में लेना है, सारे डाइटिशियन बोलते हैं, सारे एक्सपर्ट बोलते हैं, क्यों लेना है तीनों मील में? मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार ब्रेकफास्ट में बहुत हैवी प्रोटीन ले लूं और फिर नहीं ले पाऊं किसी वजह से? तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसके साथ प्रोटीन लेने की ज़रूरत ये होता है कि वो सडन स्पाइक ऑफ शुगर नहीं करता। तो आपका जो भूख जो लगता है तो आपको कम लगेगा, तो अब जो प्रोटीन है वो फुलनेस देता है। तो आप जैसे कि आप स्प्राउट्स खाते हैं तो आप लंबे टाइम तक खाना नहीं खाएंगे, और आप लड्डू खाएंगे तो 1 घंटे के बाद भूख लगेगा। ऑल दो स्प्राउट्स आपको कम कैलोरी दिया है और लड्डू आपको ज़्यादा कैलोरी दिया है, तो जितने डाइट के साथ आपने प्रोटीन ऐड कर दिया तो 2 एडवांटेज है। एक, आपका उस समय शुगर स्पाइक बहुत नहीं बढ़ेगा, है ना, और आप फुलनेस भी आपका अच्छा रहेगा, और आपने प्रोटीन ले ही रहे। तो हर डाइट में प्रोटीन होना ज़रूरी है। सो बेस्ट प्रोटीन कौन सा है आपके हिसाब से? देखिए जो अगर आप वेजिटेरियन सोर्स के बारे में बात करें तो सोया इज़ इक्वली गुड। सोया एक प्रोटीन है जिसे हम माना जाएगा कि जो एक मीट के बराबर हम मान सकते हैं, बट दाल, स्प्राउट्स दे आर इक्वली गुड,
लेकिन ऐसे हैं जो कि जो बोलते हैं कि ये शायद मीट के कंपैरिजन में थोड़े से इन्फीरियर, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर। हर कोई नॉनवेज नहीं हाँ, खाता हर कोई नहीं खाता। इसलिए मैं प्राइमरीली इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वेजिटेरियन हमारे व्यूअर्स है वो ये ना सोचे कि हम इन्फीरियर सोर्स लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, मतलब दाल और इसमें थोड़ी बहुत होती है कि दाल में कुछ ये है तो दाल को चावल के साथ मिक्स करना चाहिए, इस तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है और ये सारी चीज़ है। बट एट द एंड अगर आप दाल, स्प्राउट्स, छोले, राजमा एंड सोया को मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए करूँगा, सोया को बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स माना गया फॉर वेजिटेरियन, तो यू आर टेकिंग एडिक्वेट। और जो मीट ईटर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग इज़ वेरी गुड, एग वाइट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बाकी जितने मीट ईटर्स में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिकन, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग, क्योंकि वो किस तरीके से बन रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सोया को लेकर एक कंसर्न अक्सर लोगों में होता है, कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो मील्स के लिए एडवाइजेबल नहीं होता है। देखिए, ये बोला गया है कि ये सही बात है कि उसमें थोड़ा इस्ट्रोजन वाली प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट जब हमने अलग अलग फिजिशियन और न्यूट्रिशन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात किया है तो ऐसा बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान कम लिया जाए, क्योंकि जो मेल फीटस है, अगर इफ इट इज़ अ मेल फीटस, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे कुछ रिसर्च में है। और नॉर्मल पॉपुलेशन में आई डोंट थिंक कि कोई सोया इतना खा लेगा कि उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए। तो एस्ट्रोजन बढ़ने से क्या होगा? देखिए, तो आपके फेमिनिन फीचर्स आ सकते हैं, तो फिर तो फेमिनिन फीचर्स आ सकते हैं, बट ये मत सोचिए कि आप नॉर्मल खाने से आपके इतने एस्ट्रोजन बढ़ जाएंगे कि आपके अंदर फेमिनिन फीचर्स आ जाएंगे। तो हम जो नॉर्मल कोर्स में खाते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि कुछ लोग ऐसे मैंने भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि मेल्स को नहीं लेना चाहिए, इंपॉर्टेंसी होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ गलत धारणा है। जरूरी है कि जो है क्लैरिटी हो हमारी बातचीत तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लेते हैं तो शायद हो सकता है, कितना क्वांटिटी है वो एक बार हमें न्यूट्रिशनिस्ट या एंडोक्राइन उनसे बात करना पड़ेगा। बट यस, प्रेगनेंसी में बहुत क्लैरिटी है इसमें कि आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर लेना है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ देखा गया है कि अगर मेल फीटस है तो उसमें इसकी वजह से शायद कुछ इफेक्ट आ सकता है, तो वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। वेरी गुड। क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि अक्सर लोग पपीते की बात करते हैं प्रेगनेंसी में, अनानास की बात करते हैं, और ये तीसरी चीज़ इस पे कम बात होती है, लेकिन आई थिंक इस पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके ही कुछ आगे बढ़िए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। परफेक्ट। सो आप जिसके एक्सपर्ट हैं हम उस पर लौटते हैं वापस। आप बात कर रहे थे कि जिम के, तो मैं एक कॉमन गलती, खासकर जो यूथ की हम लोग बात करते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा उनके लोग हैं, उनका तो ये चीज़ है कि कई बार बॉडी तैयार नहीं होती तो इस वजह से इंजरी हो सकती है। बट यूथ क्या है कि उनको ना तुरंत रिजल्ट चाहिए, राइट? और वो उस चक्कर में कंपटीशन भी होता है कि भाई उसने इतनी बॉडी बना ली, मेरा नहीं हुआ, और दिखाना है उनको, ज़्यादा अच्छा दिखना है और ये सब। तो एक कॉमन गलती जो यूथ करता है जिम के अंदर, वो क्या होगी? बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और उसके लिए वो उसको आप अचीव करने के लिए सारी गलतियाँ कर सकते हैं। पहला कि आपने बहुत फास्ट शुरू कर दिया, तो बॉडी आप पे अडेप्टेड नहीं है, आप जाके इंजरी कर सकते हैं, और एक बार इंजरी हो गई तो आप 3, 4, 6 हफ्ते के लिए फिर आउट ऑफ द जिम में। तो आप बहुत जल्दी कुछ अचीव करना चाहें जिम में, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इट इज़ टू बी सस्टेन्ड, एक सस्टेन्ड प्रोसेस है, तो आप धीरे 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 वो अचीव कर लेंगे। दूसरी बात, जिम कोई कंपटीशन का एरिया नहीं है। तो जिम आप किसी से कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक लेवल को अचीव कर लीजिए, फिर वो आपका कंपटीशन और उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बट अब शुरुआत से ही कि मैं 4 दिन या 10 दिन में वैसा बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब इसको अचीव करने के लिए कुछ लोग स्टेरॉइड की इंजेक्शन, मैं इसका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने देखा है, आंखों देखी है, कि स्टेरॉइड लेते हैं। एंड स्टेरॉइड में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, दे आर बैंड, ये यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकल इंडिकेशंस हैं जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, बट आप ऐसा ओवर द काउंटर इसको नहीं यूज़ कर सकते। बट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है हमें पता नहीं, बट लोग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, स्टेरॉइड जो है वो इमीडिएट इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, आपको फील गुड आता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, आप जाके अचानक से आज जितना वेट उठ रहा है उसका डबल उठाने लगते हैं, आपकी बॉडी ऐसा स्वेलअप हो जाती है एंड यू फील गुड। अब क्या होता है कि स्टेरॉइड जब लंबे टाइम तक लेने लगते हैं तो वो धीरे 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 आपके शरीर में दूसरे चेंजेस भी लाने लगते हैं।
एक चेंज जो मैंने रिसेंटली पिछले साल देखा था एक बार कि एक जिम के ट्रेनर थे, मस्कुलर, बहुत अच्छी बॉडी, आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि इतना अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, सारे मसल्स इतने प्रॉपरली दिख रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो छोटे से ट्विस्टिंग इंजरी के बाद उनकी फ्रैक्चर हो गई। वो हमारे इमरजेंसी में आए थे, तो फिर ऑफ कोर्स एंकल फ्रैक्चर था उनका, उनको हमें ऑपरेट करना पड़ा। और जब हमने उनको ऑपरेट किया तो उनकी बोन बहुत कमज़ोर थी। ही वॉज इन हिज मिड 30s, बोन एकदम हल्की सी, जैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे 60 या 65 ईयर ओल्ड फीमेल की जिम जाने वाली बंदी जी। तो फिर हमने फिर ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद हमने उनसे फिर सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है भाई, आप तो इतना जिम करते हैं, आप डाइट अच्छा रखते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि वो स्टीरॉयड ले रहे थे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टीरॉयड है वो हड्डी को कमज़ोर बनाती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। महिलाओं में या फिर उम्र के साथ जो होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है कि नेचुरली होना ही है, सबको एक टाइम के बाद हड्डी कमज़ोर होनी है। बट ये पैथोलॉजिकल है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड, और ये आप जानबूझ के लिए कर रहे हैं। इसका आपकी कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं थी, आपने स्टीरॉयड पंप किया अपने शरीर में, इंजेक्शंस लिया और उसकी वजह से आप दिखने में तो अच्छे दिखने लगे, बट आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई। इसके दूसरे कार्डियो मेटाबॉलिक परकशंस भी है आपकी हार्ट पे, आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़, ये वो सब डिरेंज हो सकती है। आपकी लिवर, किडनी, इनफैक्ट एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कैन बी अफेक्टेड। इसलिए स्टीरॉयड इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट्स अ बिग नो। आप अगर जिम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ओवरनाइट कोई रिजल्ट आ जाए और उसके लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं होता है, आप 2-3 इंजेक्शन ले लो, ऐसा नहीं करना। वो दूसरी चीज़ जो आती है, ये तो खैर बड़ा कंसर्न है जो आप बता रहे हैं स्टेरॉइड, लेकिन जो दूसरी चीज़ आती है जो और भी कॉमन है वो है आपका प्रोटीन सप्लीमेंट, राइट। और मैं ना बहुत अपने नोन में भी, अपने सर्कल में भी कुछ बच्चों को देखती हूँ, वो सबके सब होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, तो जिम जा रहे हैं तो सबके सब सप्लीमेंट ले रहे हैं। अब सप्लीमेंट लेना, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना वाकई ज़रूरी है? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन लेना ज़रूरी है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो एक ब्रांड है। अब वो अंदर में क्या है ये मेरे को नहीं, अगर वो प्योरली प्रोटीन पाउडर है, वे प्रोटीन है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट एज लॉन्ग एज आप जब ले रहे हैं तो यू हैव टू बी 100%, यू हैव टू ट्रस्ट द ब्रांड। आप समझिए कि वो जो दे रहे हैं और वो वही दे रहे हैं जो उसमें लिखा है, उसमें और कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है। क्योंकि हम भी बहुत से लोगों को जानते हैं जो कि सालों साल से ले रहे हैं एंड दे हैव नो इश्यूज़। तो अगर वो प्रॉपर प्रोटीन है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद प्रोटीन सप्लीमेंट्स। बट मेरा ये मानना है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे डाइटरी प्रोटीन उतने हैं हमारे पास कि हम उनसे अचीव कर लें। बट जब आप हाई एंड एथलीट है तो देन यस यू नीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और वो बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपना ब्रांड, और जो भी ले रहे हैं यू हैव टू ट्रस्ट द ब्रांड। अगर वो प्योरली प्रोटीन है देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद प्रोटीन सप्लीमेंट्स। देखिए, एथलीट के बारे में तो ऑफ कोर्स उनकी रिक्वायरमेंट जी, अलग होती तो है, वो जो ले रहे हैं क्या वही चीज़ हमारी कॉमन पॉपुलेशन तो को अवेलेबल, वी डोंट नो। अभी हम लोग एक्चुअली बात भी कर रहे हैं, अभी तो हम कॉमनर्स की बात कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो वो जो हमें जो डब्बे के अंदर क्या है वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, नेचुरल सोर्स हमारे पास एडिक्वेट है। सो ये बात तो सही है कि अगर आप नेचुरली जो चीज़ ले सकते हैं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत लगती भी है तो या तो आप एक तो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें कि आपको भाई कौन सा लेना है, ऐसा नहीं खुद से जाके लें, और आप देखें, खुद से देखें कि उसके ऊपर लेबलिंग क्या है, और अपना एक ट्रस्ट बनता है आपका जिस ब्रांड के साथ, तो लें। अदरवाइज बेस्ट है कि आप नेचुरल अपने घर से हाँ, लें। हाँ। क्योंकि ये इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। नहीं, क्योंकि हम लेते नहीं हैं, हम अगर राइस को ज़्यादा प्राइमरी हमारा बनाएंगे तो कैसे होगा? आप उल्टा कर दीजिए, होगा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राइट, लेते नहीं है, खाने का तरीका गलत है, गलत तरीका है। आप इंस्टेंट सोर्स, हर चीज़ के लिए इंस्टेंट सोर्स चाहते हैं कि एक स्कूप में 30 ग्राम, अब इंस्टेंट सोर्स क्यों चाहिए? आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट लीजिए, रोटी आधी रोटी खाइए। कौन बोलता है कि 2 रोटी खाना जरूरी है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप 1 रोटी से आपका पेट भर सकता है, प्रोटीन से पेट भर लीजिए। देखिए, ये मैं बताती हूँ क्यों है। यहाँ पर रिवर्स हो जाता है रोल। मैं इसलिए बताती हूँ कि मैंने देखा
देखा है कि अमूमन पहले जब हमारे जो पेरेंट्स थे या हमसे बड़े लोग हैं तो उस टाइम पे काम बहुत होता था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, लगातार चलना है, घर का काम करना ही करना है, तो इसलिए लोगों को कार्ब की जरूरत ज्यादा होती थी, इसीलिए हमारा जो सेटअप है वो वैसे बना हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, ग्रेजुअली सब ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, घर का काम भी कोई आपकी डोमेस्टिक हेल्प कर रही है, मूवमेंट आपका है नहीं। आप जो एफर्ट करके भी एक्सरसाइज करते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट, वो भी जो एफर्ट करके कर रहे हैं, राइट, उनके लिए तो आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई। अब लोगों ने सब चीज़ तो बदल ली, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लेकिन ये नहीं चेंज हुआ डाइट, क्योंकि और इसमें मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, अरे भाई हम तो इतने टाइम से खा रहे थे, तो आपका काम भी तो दूसरा कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए शायद ये हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, हमारी थाली को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, अदरवाइज आपकी थाली के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो अब हम बात करेंगे जो आपका कोर फील्ड है, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, एथलीट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चूंकि एक और चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आजकल तो सारे बच्चे खेलते हैं, Correct. और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे खेलें और होना भी चाहिए। कहते हैं ना कि पहले हम लोग घर से बाहर, हमारे पेरेंट्स हमें अंदर बुलाने के लिए डांटते थे हमारे टाइम पे कि अंदर आ जाओ, और आजकल बच्चों को बाहर भेजने के लिए डांट पड़ती है कि बाहर चले जाओ। सो बच्चे जब खेलते हैं तो कई बार मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को चोट लग जाती है। अब ये ऐसे में ना पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को खेलने इसलिए नहीं भेजते, उन्हें लगता है चोट ना लग जाए। तो छोटे बच्चों को आपके हिसाब से कौन सी चोट ऐसी जिसमें कि कंसर्न की ज़रूरत है, या पेरेंट्स को मतलब बाकी थोड़ा कंसर्न होना चाहिए, कौन सा है कि नहीं नॉर्मल है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे जब खेलेंगे तब तो गिरेंगे तो चोट लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर समय से होता है। बट यस, अगर कोई छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एनी इंजरी अराउंड द एल्बो के अराउंड कोई भी इंजरी है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें पेन स्वेलिंग रहता है, और वो जो फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और इट नीड्स अर्ली इंटरवेंशन। ऐसा हमने देखा है इवन इन अ सिटी लाइक नोएडा या दिल्ली, जहाँ पे कि नहीं चोट लग गया, कोई नहीं, थोड़ी सी मालिश कर देंगे, ये कर देंगे। तो एल्बो के इंजरीज़ स्पेसिफिकली मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मिस करते हैं, और मालिश वालिश ये सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है पेन है, स्वेलिंग है, तो एल्बो इंजरी शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड मेरे ख्याल से। बाकी कोई भी कहीं पे भी चोट लगेगी तो उसको देखा जा सकता है, कोई भी ऐसे तो कोई सी भी, क्योंकि देखिए नी में क्या होता है कि नी में जब चोट लगती है बच्चा चलता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हॉस्पिटल। बट एल्बो वाली चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़े नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, राइट, ऐसे गिर जाते हैं, और छोटा सा भी गिरते हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ ज़्यादातर जो बच्चा गिर रहा है वो, अगर वो हॉस्पिटल जाता है, थोड़ा सा पेन ज़्यादा है तो आता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अब उसमें कई बार लोग ये भी कहते हैं कि होता नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स ऐसे ही सर्जरी के नाम पे या बाकी के नाम पे जो है वो बना देते हैं। अब आप तो ईमानदार जवाब देंगे, तो बताइए कि जो केसेस आते हैं उसमें एक्चुअल में कितने केसेस में रियल में फ्रैक्चर होता है जिसमें ज़रूरत होती है? देखिए, अगर कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप बोल रहा है तो उसमें सर्जरी तो डेफिनेटली नहीं बोल रहा होगा, बट यस ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। देखिए, बच्चे में क्या होता है कि बहुत सा हड्डी का पार्ट ऑसिफाइड नहीं होता है। ऑसिफाइड नहीं होता है इसका मतलब वो एक्सरे में नहीं दिखेगा, है ना, वो कार्टिलेज है। अभी धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा तो कार्टिलेज वाला पार्ट बोन बनेगा और फिर वो एक्सरे में दिखेगा। तो अगर उसको कोई चोट है तो ऑब्वियसली एक्सरे में नहीं दिखेगा, बट उसके जो इनडायरेक्ट साइंस हैं, जैसे पेन है, स्वेलिंग है, बच्चा हाथ रिस्ट चलाने में दिक्कत हो रही है, तो फिर उसको हम फ्रैक्चर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। नॉट दैट उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट यस एक प्लास्टर लगा देने से बच्चे की पेन बहुत जल्दी सेटल हो जाती है। तो अगर आपके डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑल्दो मेरे को कोई ऑब्वियस फ्रैक्चर नहीं लग रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, जो बच्चों में हर समय ये ऐसा रह सकता है, तो एक प्लास्टर लगाना हर समय सेफ होता है। बट यस कोई भी चीज़ सर्जरी बोल रहे हैं तो फिर कुछ ऑब्वियस चीज़ जब तक नहीं दिखेगा तब तक जस्ट बेस्ड ऑन एक्सरे और सस्पिशन तो कोई सर्जरी नहीं बोल सकते। ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये एक मेरा पर्सनल केस है जो मेरी फैमिली में हुआ, और बच्चा साइकिलिंग करते हुए गिर गया, और उसके बाद बड़े हॉस्पिटल, नाम तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पे, बड़े हॉस्पिटल में गए और उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का फ्रैक्चर है इसका यहाँ पर कॉलर बोन पर, एंड शी वॉज अराउंड 14-15 ईयर्स एट दैट टाइम। तो यह कि इसको वो करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, मेजर सर्जरी, और वो कंसर्न था ऑफ कोर्स कि आप ज़रूरत है कि नहीं। फिर हम लोग एम्स गए और हमारे जानने वाले डॉक्टर थे, तो फिर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं ज़रूरत है, ये बच्चा ग्रोइंग एज में है, इसकी तो अपने आप ही, उन्होंने टाइट करके बैंडेज बांधा और बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट, एंड शी इज परफेक्टली फाइन। तो इससे वही जो सवाल मैंने पूछा था कि कई बार पेरेंट्स को नहीं पता, डॉक्टर ने जो कहा तो वो कराएंगे, तो जेन्युइनली कितने केसेस में? तो देखिए, ये चीज़ देखिए, अपने एक एनेक्डोट पे तो हम कोई ऐसा अपना इंप्रेशन नहीं बना सकते, बट यस मेरा इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको कोई सर्जरी का एडवाइस होता है, यू टेक अ सेकंड ओपिनियन, राइट, सिंपल। अगर 2 डॉक्टर सेम चीज़ बोल रहे हैं तो चांसेस ये है कि तीसरा डॉक्टर भी वही बोलेगा,
बट ऑफ कोर्स यू हैव ऑप्शन ऑफ टेकिंग थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओपिनियन, बट दो डॉक्टर की अगर कोई सर्जरी और आपको थोड़ा डाउट है तो आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, और सेकंड ओपिनियन भी वैसा ही आता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वही ट्रीटमेंट रहेगा। फिर भी डाउट है तो थर्ड ले लीजिए। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। और बच्चों के केस में क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एप्रीहेंशन रहता है तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि हम सेकंड ओपिनियन ले लें। क्योंकि बच्चों में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों में एक जनरल परसेप्शन ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी ग्रोइंग एज में अपने आप बिल्कुल क्योर हो जाती हैं, अपने आप कवर हो जाती हैं। तो हर चीज़ के लिए तो बच्चों में ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो हैं फ्रैक्चर के लिए उसकी क्राइटेरिया कुछ अलग है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ थाई बोन, हाँ फीमर बोन अगर एक एडल्ट में फ्रैक्चर है तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्चर को ऑपरेशन की ज़रूरत है ना। फीमर बोन फ्रैक्चर हो गया तो आपको शायद रॉड डालना पड़ेगा, प्लेट जो भी है। बच्चों में उल्टा है। 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि हड्डी अगर आगे इनफैक्ट ओवरलैप्ड है, मतलब हड्डी एक हड्डी यहाँ है दूसरी हड्डी यहाँ ओवरलैप्ड है, स्टिल यू जस्ट लीव इट, मतलब अपना प्लास्टर जो भी स्प्लिंट लगा दीजिए और वो रीमॉडल हो जाए। तो बच्चों में रीमॉडलिंग प्रोसेस होता है विच इज़, जो कि इसका मतलब होता है जब हड्डी जुड़ जाती है उसके बाद हड्डी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने का कोशिश करती है। एडल्ट में बहुत ही कम होता है, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलमोस्ट 1 साल तक वो हड्डी रीमॉडल करते रहता है। तो वो पूरा अगर आप 1 साल के बाद एक्सरे देखेंगे तो आपको लगेगा कोई फ्रैक्चर ही नहीं था। तो बच्चों में रीमॉडलिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये बात आपकी सही है कि फ्रैक्चर्स को बच्चों में सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत से जगह पे नहीं ज़रूरत पड़ती है जो एडल्ट में पड़ती है। देयर इज डिफरेंस। राइट। सपोज एक बच्चा खेल रहा है, खेलते उसे चोट लग जाती है, गिर जाता है, वो कहता है कि मेरे को नी में या कहीं भी चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, उसके लिए फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों में अगर कहीं पे भी चोट लगा और उसके बाद वो पेन कंप्लेन कर रहा है तो इमीडिएटली जब वो बच्चा घर में आता है तो उसको आइस पैक लगा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइस पैक लगाने से जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन सेट इन हो रहा है जिससे उनको दर्द, पेन, स्वेलिंग ये धीरे धीरे बहुत आप कम कर सकते हैं। तो उनका पेन किलर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद उस एरिया को थोड़ा एलिवेट कर दें। अगर पैर में लगा है तो थोड़ा एलिवेट करके रखेंगे, हाथ में लगा है तो कोई स्प्लिंट लगा दिए या फिर हाथ को आर्म पाउच पे रख दिए, किसी भी तरीके से हाथ को ऊपर रख दिए ताकि स्वेलिंग ना हो। और उसके बाद आप उनको किसी डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो एक्सरे करते हैं, नहीं होता है तो फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू करके एक बेसिक पेन किलर देते हैं और धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। बट किसी भी चोट में आइस पैक एंड एलिवेशन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इमोबिलाइज करना आता है, आपके अंदर कोई स्प्लिंट है या फिर आप टेक्निकली आपको पता है कि किस जॉइंट को किस तरह से इमोबिलाइज करना है, तो वही रोल आता है कि बेसिक एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी में अगर है तो आपको पता होगा कि किस जॉइंट को किस तरह से इमोबिलाइज करना होता है, स्पाइन की तो वो सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। तो अगर वो जैसे कोई भी स्प्लिंट है, अगर एल्बो पे है तो हमने वो स्प्लिंट यहाँ पे लगा दिया तो एल्बो पे मूवमेंट ही नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो पेन नहीं होगा, पेन और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। तो वो स्प्लिंट लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, बट आइस पैक एंड एलिवेशन तो हम कर ही सकते हैं। राइट। और सपोज़ कोई इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है या नहीं जा पाता है किसी रीज़न से, देर रात की बात है या इस टाइम ऐसा कि नहीं जा सकते या घर में कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो तब कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं? अनलेस कि पेन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्चर या बोन इंजरी है वो ऐसा ओवरनाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, बट बच्चों के केस में स्पेशल होता है क्योंकि बच्चों में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो टाइट हो सकते हैं। तो ये बहुत आपको ध्यान देना है कि अगर आपको फोरआर्म या एल्बो में चोट लगी है और बच्चे में क्या होती है, माता जी पिताजी या घर के एक टाइट सा बैंडेज लगाते हैं, क्रेप बैंडेज जो बहुत फेमस है हमारे देश में, गरम पट्टी बांध दिया। वो जैसे ही बांधा और यहाँ पे हमने टाइटनेस दे दी, कंपार्टमेंट टाइट होते चला गया। देखिए एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, फोरआर्म एल्बो ये सारी, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है और बच्चे का अंदर कंपार्टमेंट प्रेशर डेवलप हो जाएगा। मतलब कि वो एक कम एरिया में ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी है और हमने ऊपर से टाइट बांध दिया है, तो वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर पेन मैनेजेबल है, बच्चे को ऐसा कोई ज़्यादा पेन है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे को चोट लगी है और फिर बच्चा एकदम अगले दिन आया है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है और वो ठीक है, फ्रैक्चर था, उसको हमने मैनेज कर लिया। बट अगर पेन ज़्यादा है, बच्चा रो रहा है और आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि पेन और बढ़ रहा है, देन आपको घर में वेट नहीं करना, इमरजेंसी आना चाहिए। तो पेन शुड बी बेरेबल। ऐसा नहीं कि आपने पेन किलर दिया फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, आप बोले नहीं कल सुबह जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में स्पेसिफिकली कंपार्टमेंट सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। राइट। सो अब
थोड़ी सी बात आपकी एक्सपर्टीज़ पर जो कि स्पोर्ट्स इंजरी की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो बच्चों की बात है भी थोड़ा बहुत तो आई थिंक उसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। Correct. लेकिन हम अगर ये कहें कि मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी सबसे कॉमन कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंप्लेन लेके आपके पास आते हैं? देखिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी जो आपको कौन है, वो सारी सब लोग बता सकते हैं, कोई ऐसा गेस करें, एंकल स्प्रेन, जो कि स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है और नॉन स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत ही कॉमन है। कि जो भी फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सारे कभी ना कभी ट्विस्ट करते ही हैं एंकल। और एंकल स्प्रेन माना एंकल के लिगामेंट जो है उनमें चोट लग जाना, एंड दे विल मिमिक एग्जैक्टली लाइक ए फ्रैक्चर की तरह ही वो आते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग, पैर नहीं रख पा रहे, और एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे बोन ठीक रहता है। तो एंकल स्प्रेन मेरे ख्याल से सबसे कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स इंजरी अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो ऑफकोर्स नी इंजरी तो मेरे ख्याल से जो भी हाई एंड एथलीट्स हैं उनको होता ही, क्योंकि सडन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन होता है। मतलब आप अचानक से स्प्रिंट करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर स्प्रिंट करते हैं फिर रुकते हैं, तो इसमें नी में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये फुटबॉलर्स में नी इंजरी बहुत कॉमन होता है। क्रिकेट खेलते हैं तो फास्ट बॉलर्स को बैक पेन, शोल्डर पेन, फुट पेन, ये सारी चीज़ होती है। फिर इम्पैक्ट इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि कोई रेसलिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेड इंजरी हो सकता है, शोल्डर इंजरी हो सकता है, so डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्पोर्ट्स यू प्ले उसके। बट अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स द कॉमनेस्ट वुड बी एंकल स्प्रेन। ओके, सो ये इतने सारे खिलाड़ी हैं और ये तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, बॉडी भी बेटर उनकी मेंटेन्ड होती है, डाइट भी बेटर होती है, फिर वो इनको इंजरीज क्यों होती हैं? क्योंकि उनका स्पोर्ट्स उस तरह का है। अगर आप इतना हाई एंड स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और आप इतना ज़्यादा इंटेंसिव है तो आपको कभी ना कभी इंजरी इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ऐसा अलग अलग तो नहीं है, हो सकता है आप सबसे टॉप एंड एथलीट भी कभी ना कभी अपने इंजरी की वजह से आउट ऑफ स्पोर्ट्स रहते हैं। तो ये ये उनके पार्ट ऑफ लाइफ है, ये उन्हें भी पता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको इंजरी हो रही है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो रिहैबिलिटेशन कैसे कर रहे हैं। क्या आप सही टाइम पे अपनी इंजरी को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं, और क्या आप इंजरी जब ठीक हो जाती है आप रिहैबिलिटेशन फेज़ पे जाते हैं कि नहीं। या तो बहुत से लोग क्योंकि वो अपने पीक करियर पे होते हैं, अपनी इंजरी को छिपा लेते हैं। अगर वो छिपा लेते हैं क्योंकि अगर मैं आउट ऑफ स्पोर्ट गया और 6 महीने का मैंने ब्रेक लिया, somebody might replace him। तो इस तरह का भी इंस्टेंस हुआ है कि अपनी इंजरी को छिपा के पेन किलर लेके आप परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से इंजरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी होती है? मेरे ख्याल कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, मतलब जब हम दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे के बॉडी कांटेक्ट में, यस ऑफ कोर्स, तो रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग में हेड इंजरीज बहुत ही कॉमन, और रेसलिंग हो गया। तो ये सारे जो हैं ये स्पोर्ट्स जो है जिसमें क्योंकि आपको अपने ओपोनेंट्स को गिराना होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंजरी इसी में होती है। अच्छा, आप हमें कोई 1-2 केस हमारे साथ शेयर करें जो आपके पास इस तरह के पेशेंट आए कि आपको लगा कि देख करके भाई ही वोंट बी और शी वोंट बी एबल टू मूव कभी भी ज़िंदगी में, या कुछ भी ऐसा सिवियर लगा और उसके बाद फिर आपने उनका ट्रीटमेंट किया? तो देखिए जब भी इस तरह का, तो एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, बट मेरे ख्याल से जब भी मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है, जैसे नी की बात करें, क्योंकि नी एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्जरीज होती है। मैं अब क्योंकि अब सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नी की बात करें तो जब भी मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लिगामेंट इंजर्ड है, तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो सर्जरी बहुत अच्छे से हो, सही ग्राफ्ट यूज़ करें, मतलब सही जो हम ग्राफ्ट यूज़ करते हैं लिगामेंट बनाने के, सही ग्राफ्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्पोर्ट ही इज़ प्लेइंग, और उनका रिहैबिलिटेशन उतना ही अच्छा हो। तो जैसे हमारे एक पेशेंट हैं जो कि रेसलर हैं, इज़ 18 ईयर ओल्ड, उनको 3 लिगामेंट टूटी थी, 3 लिगामेंट। तो वो तीनों लिगामेंट को हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया, उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन फेज़ में भेजा। वो 6 महीना तक रिहैबिलिटेशन में रहे, 9 महीने तक वो छोटे छोटे ट्रेनिंग उसके बाद किए। उसके बाद फिर जब वो 1 साल के बाद आए तो जो उन्होंने मेरे को बताया कि ही डजंट फील एनी डिफरेंस, कि ये पैर और वो पैर में कोई अंतर उन्हें फील नहीं हो रहा है। एंड देन ही वेंट ऑन टू विन फ्यू
उनके जो भी ये रहते हैं परफॉर्मेंस वाइज और अपने जो चैम्पियनशिप रहते हैं तो उनमें उनका परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा अच्छा ही रहा इनफैक्ट। तो ये एक था। और रिसेंटली एक थे जिनका कि ट्विस्टिंग इंजरी शोल्डर में हुआ था, जिसमें कि एक फ्रैक्चर हुआ था, जो सॉकेट बोन में फ्रैक्चर हो, जिसे ग्लिनॉइड बोन कहते हैं, वो फ्रैक्चर था। और उसके आसपास की मसल जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं उसमें भी टेयर था। तो और ये सारी चीज़ हमें कैमरा के थ्रू मैनेज करना पड़ा था। तो वो भी पूरी तरह से मैनेज हो गए एंड ही हैज़ गॉन बैक टू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो ये सारे चैलेंजेस केसेस आते रहते हैं, बट आई थिंक मेरे लिए चैलेंजिंग होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको उतना ही केयर की ज़रूरत होती है, और वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर प्री इंजरी एक्टिविटी पे चले जाए, तो यही हमारा एम रहता है। ग्रेट। कोई ऐसा पेशेंट भी आपने देखा या कहीं और सुना जो कि इंजरी की वजह से उसका पूरा करियर स्पॉइल हो तो गया? बहुत से एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, तो इंटरनेशनली भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्लेयर्स अपने इंजरी के बाद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं एंड देन दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट। बट कुछ लोग हैं जो कि बड़ी सी बड़ी सर्जरी के बाद भी, उसमें ऑफ कोर्स उनका रोल है, उनके सर्जन का बहुत ज़्यादा रोल है, और उनके जो रिहैबिलिटेशन टीम है उनका रोल है। दोज हु हैव कम बैक एंड देन दे हैव परफॉर्म्ड। आप हमारे क्रिकेट टीम से ही ले सकते हैं, ऋषभ पंत हैं, श्रेयस अय्यर हैं, बहुत से लोग हैं। और कुछ लोग हैं जिनको कि आप मार्क बाउचर का आपने सुना होगा, जिनको कि आई इंजरी, हेड इंजरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और मेरे ख्याल से उनके वो इंसिडेंट्स के बाद ही ऐसा हुआ है कि विकेट कीपर्स अब हेलमेट पहनना शुरू किया। 2011-12 में कभी हुआ था उनको, और उसके बाद सब लोग। तो इस तरह के इंजरीज़ तो एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी क्रिकेट वगैरह से आती है ना खबरें, इवन जी बिल्कुल, इंटरनेशनली नहीं, छोटे लेवल पे भी जो होते हैं बच्चे बिल्कुल खेलते हैं, बिल्कुल। तो इस तो जो एक स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं आपके, तो उसको बहुत केयरफुली आपको पहनना चाहिए। एक ACL इंजरी की भी बहुत बात होती है ना स्पोर्ट्स इंजरी में। ACL एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। ACL एक लिगामेंट का नाम है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL जो इसका फुल फॉर्म है। ये नी के अंदर एक लिगामेंट होती है, ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट लिगामेंट जो कि इंजरी होती है नी में। ये फुटबॉलर्स में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक मैंने रीज़न बताया था कि सडन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन और हाइपर एक्सटेंशन, मतलब नी अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड जब हो जाता है तो इसमें इसकी इंजरी होने की चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट इंस्टेबिलिटी का कंप्लेन करते हैं तो अगेन ये चीज़ आ जाती है कि एवरी ACL मे नॉट रिक्वायर ए सर्जरी, राइट। तो अगर कोई 40 साल का है और उसके लाइफ में कुछ इस तरह की डिमांड नहीं है और उनको कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर बहुत बार रिहैबिलिटेशन से काम बन जाता है। बट समबडी हु इज़ एक्टिव 20 साल 25 साल, तो उनको इंस्टेबिलिटी की एक सिम्टम रहती है और उनको हम रिकन्स्ट्रक्शन एडवाइस करते हैं। ऑफ कोर्स उसके बारे में डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। ACL MRI में है इसलिए सर्जरी करना है, ये सही चीज़ नहीं है। एक प्रॉपर एग्जामिनेशन, किस प्रकार का सर्जरी होगा, कौन सी ग्राफ्ट ली जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ्ट का सिलेक्शन आपके स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, किस लेवल पे खेलते हैं, कितनी जल्दी आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। ये सब डिस्कशन होने के बाद ही आप एक सर्जरी के लिए, बिकॉज इट्स एन इलेक्टिव सर्जरी, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है कि आपको आज हुआ तो कल करना है। इनफैक्ट ACL अगर टॉर्न है तो आप 1-1.5 महीने तक तो सर्जरी नहीं ही करना है, उसके बाद ही आप सोच भी सकते हैं। तो यस, तो ये एक ऐसी सर्जरी जो कि आज के दिन बहुत कॉमनली किया जा रहा है। जी। एक दूसरी जो कॉमन इंजरी है वो है टेनिस एल्बो। मैं वो पूछूं जो ज़्यादातर लोग जानते हैं या सुनते हैं कहीं ना कहीं। अब जब सचिन तेंदुलकर हुआ था तो सबको समझ में आया। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया कि यार क्रिकेटर को टेनिस एल्बो कैसे हो सकता है? तो देखिए, टेनिस एल्बो इसलिए होता है क्योंकि ये ट्विस्टिंग इंजरी से होता है। नहीं, ये मेरा सवाल ये था कि नॉर्मली ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट खेलते हो तो आप टेनिस वाली चीज़ क्यों, तो इसका नाम क्यों है ये टेनिस एल्बो? टेनिस एल्बो मेरे ख्याल से ये रैकेट से रिलेटेड है, तो रैकेट स्पोर्ट्स जो भी खेलते हैं शायद उनको ज़्यादा होता है, इसलिए ये टेनिस एल्बो उस नाम से आया है। तो बेसिकली टेनिस एल्बो हमारी एल्बो की अराउंड जो बाहरी हिस्से पे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, मतलब यहाँ की जो ग्रुप ऑफ मसल्स है वो हमारी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिन करती है। तो वहाँ पे एक टेंडन होती है जिसका नाम होता है ECRB, उसके ऊपर थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो रिपीटेड ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से होती है।
ओके। तो ये किसी को भी हो सकता है। अब टेनिस एल्बो नाम है तो शायद रैकेट स्पोर्ट्स वालों को ज़्यादा होता है, बट एक क्रिकेटर को हो सकता है, एक नॉर्मल किसी ऑफिस वाले को हो सकता है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही डिजेबलिंग होती है, पेनफुल होता है, एक सेल्फ लिमिटिंग होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में ही इसमें कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिस्पॉन्ड टू सम मेडिकेशंस, स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। बट इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें ओवरनाइट आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम वेरी वेरी रेयर केसेस आपको एक छोटी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अभी आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया, तो फिर हमें ये सवाल मेरे मन में आया कि आपसे पूछा जाए कि फिजियोथेरेपी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स इंजरी में। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, दो चीज़ आती है रिहैबिलिटेशन में। एक होती है प्रीहैबिलिटेशन, मतलब कि जो सर्जरी से पहले हम उनको क्या क्या एक्सरसाइज करवाएं ताकि उनकी सर्जरी के बाद आउटकम अच्छा है ना। तो हम हर समय चाहते हैं कि अगर हम एक सर्जिकल पेशेंट की बात करें, तो अगर कोई पेशेंट हैं जिनको की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो देर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स कि ये सारी चीज़ तो होनी ही चाहिए सर्जरी से पहले, तभी हम एक अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। कि आपकी मसल पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी होनी चाहिए, स्वेलिंग कम होनी चाहिए, है ना। बाकी ग्रुप ऑफ मसल, जैसे नी को इंजरी हुई तो आपने हिप की भी एक्सरसाइज छोड़ दी, एंकल की छोड़ दी, तो हिप की मसल्स कमज़ोर होगी, तो वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रीहैबिलिटेशन है जो कि एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट जो कि स्पोर्ट्स समझता है वो प्रॉपरली करा सकते हैं, और फिर उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इसके अलावा कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी इंजरीज हैं जो कि हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, कि दवाइयाँ देते हैं, रेस्ट देते हैं, और उसके बाद अगेन स्ट्रेंथनिंग के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेते हैं। तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इन सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं। तो आज के दिन ऐसा होता है कि हमें पेन है, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, तो ये मेरे को ठीक अप्रोच नहीं लगता है। तो आप एक बार किसी या तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको एग्जामिन करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया है, या फिर आपके ऑर्थोपेडिशियन ने एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया है, एंड देन यू आर अंडर अ सुपरवाइज्ड रेजिमेन। ऐसा नहीं है कि पेन है इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए। मेरे को लगता है ये सही अप्रोच नहीं है। अच्छा, ये बताइए तो फिर कैसे पहचाने कि कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और कब हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना है? देखिए, अगर आपको कहीं पेन है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला कंसल्टेशन एक ऑर्थोपेडिशियन के पास होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड है आपको एग्जामिन करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे और आपको मेडिकेशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट अलाउड टू प्रेस्क्राइब यू मेडिकेशंस, ऑल्दो ओवर द काउंटर मेडिसिन तो कोई भी लिख सकता है, ले सकते हैं आप, बट एक प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। आपको अगर कोई प्लास्टर देना है, कोई रेस्ट देना है, कोई स्प्लिंट देना है, या फिर कोई मेडिकेशन, स्पेसिफिक मेडिकेशन आपके लिए स्टार्ट करना है, तो एक ऑर्थोपेडिशियन, देन उनके थ्रू आप एक वो रेफ़र करते हैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास। एक आपके लिए एक कस्टमाइज्ड फिजियोथेरेपी सेशंस आपके लिए प्लान किया जाता है, और उसको आपको फॉलो करना चाहिए, रादर देन डायरेक्टली कि आप फिजियोथेरेपी चले गए, मेरे को यहाँ पे चोट लगी और मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल से वो सही अप्रोच नहीं है। अच्छा, चूँकि जो हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा पॉपुलर किस्सा है शिखर धवन को मैच खेलते हुए उनके हाथ इंजरी हुई और उन्होंने उसी इंजर्ड अपने हाथ के साथ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी और सेंचुरी भी बनाई। लेकिन बाद में सवाल उठा कि ये सही था कि इतना पेन बर्दाश्त करते हुए ये करते हो। अब आप एक्सपर्ट हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हालांकि ज़रूरत ऑब्वियसली टीम को उस टाइम उनकी ज़रूरत थी, तो हम तो उनका स्किल मानेंगे या उनका डेडिकेशन मानेंगे टीम के लिए, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, ये तो उनका डेडिकेशन है, और मेरे ख्याल से 2019 वर्ल्ड कप की बात है, जिसके बाद वो शायद रूल आउट हो गए थे। मेरे ख्याल से देखिए, कोई भी इंजरी है और आप अपने इंजरी को दांव पे लगा कर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो ये थोड़ी रिस्की तो है। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर सकता है। आप सिमिलर इंसिडेंट्स आपको याद होगा, अगर आप क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, तो ग्रेम स्मिथ ने भी किया हुआ है। जब उन्होंने लास्ट विकेट के लिए वो दोबारा वापस से आए थे, और वो ऑल्दो वो मैच हार गई थी, लेकिन लंबे टाइम तक उन्होंने बैटिंग करते रहे अपने टेल एंडर के साथ। रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाले सीरीज़ में भी ऐसा हमने देखा है।
वो आई थिंक क्रिस वोक्स, वो अपने इंजर्ड शोल्डर के साथ आए थे। देखिए ये तो उनकी डेडिकेशन है, इसको तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट यस कोई भी इंजर्ड पार्ट के साथ आप अगर खेल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, खासकर फ्रैक्चर जैसी इंजरी के साथ इट कैन एक्चुअली बिकम वेरी बैड, और आप बहुत बड़ी चीज़ को दांव पे डाल रहे हैं। जी राइट, तो आपका एडवाइस ये है कि अगर है पॉसिबल, बिल्कुल, मतलब अगर एक डॉक्टर के हिसाब से तो बिल्कुल आप एडवाइजेबल नहीं, बट यस इस तरह के वो एथलीट है कि उन्होंने ऐसा किया तो उनको बिल्कुल हैट्स ऑफ फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो स्पोर्ट्स पे बात हो गई, जिम पे बात हो गई, बच्चों पे एक सवाल मैं मिस कर गई। बच्चों पे अगर मैं बच्चों के लिए जानना चाहूँगी, कोई एक स्पोर्ट्स आप बताएं जो उनकी फिजिक को सबसे ज़्यादा डेवलप करता होगा। मेरे ख्याल से 2 स्पोर्ट्स हैं, एक है रनिंग, दूसरा है स्ट्रेचिंग जैसे कि जिम्नास्टिक्स। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट जो है वो आपके 2-3 चीज़ जो है वो बेस हर स्पोर्ट्स पे है। वो एक है आपकी कोर स्ट्रेंथ, दूसरी है बैलेंस, तो ये 2, और तीसरी है मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों चीज़ आपकी ये दोनों स्पोर्ट्स कवर कर लेती हैं, और ये दोनों स्पोर्ट्स में आपको बहुत रनिंग में जैसे आपको बहुत फोकस नहीं चाहिए। अब बच्चे जो हैं उनसे आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत फोकस्ड कोई स्पोर्ट्स करें, तो अगर वो रनिंग अच्छा कर रहे हैं एंड देन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या जिम्नास्टिक्स में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी अगर वो अचीव कर पा रहे हैं, तो वो किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत एडवांटेज होगा। तो मैं टू स्टार्ट विद, अगर मेरे को एक ही स्पोर्ट पूछ रहे हैं कि मेरे को 1-2 स्पोर्ट्स बताओ और इसके अलावा और कुछ नहीं, तो मेरे ख्याल से रनिंग, जिससे उनका इंड्योरेंस बहुत अच्छा डेवलप होगा, और जिम्नास्टिक्स जिसमें कि वो स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी उस पर काम करते हैं। तो ये 2 स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से सबसे अच्छे स्पोर्ट्स रहेंगे। ओके, सो एक और नाम बात करते करते मुझे ध्यान आया, वो ऋषभ पंत का। जी, थोड़ा सा मैं एक बार बीच में बच्चों के पास चली गई, फिर वापस लौट के आई, और वो ये है कि उनके लिए भी था कि भाई जितना ज़्यादा उनका जितना सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें बहुत कम चांसेस थे कि वो उस तरीके से कम बैक करेंगे इतने लंबे टाइम तक। तो वो मतलब वाज नॉट एबल टू मूव, और उसके बाद फिर वो कम बैक करते हैं और खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ रहा होगा जो ऋषभ ने वापस मैदान पे खड़ा करने की उनको वो चीज़ दी, उनके अंदर वो चीज़ लेकर गए? व्हाट वाज दैट? एक तो है कि उनकी सर्जरी, ऑफ कोर्स सर्जन को आपको बिल्कुल पहला सबसे बड़ा क्रेडिट तो सर्जन को जाएगा। देन उनका जो विल पावर, रिहैबिलिटेशन, फिर वो जब अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आ गए होंगे, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड उनकी जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी टीम होती है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट को वापस कम बैक इस तरह से होता है। तो सिर्फ एक जन का ये बता देना कि इस वजह से सिर्फ विल पावर से हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले कि उनकी इंजरी बहुत अच्छे से मैनेज हुई है, बेस्ट पॉसिबल वे, फिर उनका विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी जो फिजियो या रिहैबिलिटेशन टीम है जो बहुत अच्छे से उनके ऊपर काम किया होगा, और उसके बाद जब वो स्पोर्ट्स के लायक बन गए होंगे कि वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए रेडी है, तो उसके लिए फिर उनके कोच और उनका तो एक बहुत बड़ी टीम है जो उनके पीछे काम की होगी, और वी सी द एंड प्रोडक्ट, बट बहुत से लोगों का आई थिंक उनके पीछे मेहनत होगा, आई एम श्योर। सो ट्रू, राइट। सो अभी फिर हमसे चाहते हैं कि जो आपकी बातचीत है वो थोड़ा सा हमारे जो लेमैन है, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। जब लोग थोड़ा सा वॉक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वॉक को लेके बहुत तरह की बातें की जाती हैं। सबसे पहले तो यही कि क्या 10,000 स्टेप चलना ज़रूरी है? चलना ज़रूरी है, 10,000 काउंट करना तो बहुत मुश्किल होगा। आप वो एलनेस आप रिस्ट बैंड और वो सारी चीज़ ना पहने तो 10,000 कैसे काउंट होगा मेरे को पता नहीं, मैं नहीं पहनता हूँ तो मेरे को नहीं पता कि कैसे होगा। मेरे ख्याल से चलने का रूल है, देखिए 6,000 यू विल हैव मल्टीपल ये पेपर्स, ये वो 6,000 8,000 10,000। राइट, मेरा रूल, मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं यू हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। इमीडिएटली आफ्टर मील 10 मिनट्स ऑफ वॉक। अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 15 मिनट आधा घंटा के बाद नहीं, यू शुड वॉक, यू शुड नॉट रन। आपको उल्टा नहीं करना, आपको जाके जिम नहीं करना है, यू हैव टू वॉक। देखिए वॉक करने से आपका पूरी तरह से, ये अच्छी तरह से हमारे रिकॉर्ड में है या फिर ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आपकी शुगर लेवल उतनी स्पाइक नहीं करती है। तो आफ्टर एवरी मील यू वॉक फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। वॉक नॉर्मल घर में वॉक करना है, तो वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हम वॉक बोल रहे हैं 10,000 स्टेप्स है, वो बात करें अपने कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। तो आप जो कार्डियक जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं उसमें सस्टेन्ड एक्सरसाइज का रोल है कि आप लंबे वॉक कीजिए।
तो जब आप लंबा वॉक करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट, वेरी गुड फॉर योर लंग्स। तो ये बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से 10,000 स्टेप काउंट करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दोज वॉच, बट आप वॉक कीजिए आफ्टर एवरी मील 5 to 10 मिनट्स एंड अराउंड 20 मिनट्स ऑफ वॉक एनी टाइम ऑफ द डे। आप सुबह कर सकते हैं या फिर शाम में, तो ये काफ़ी रहेगा। ओके, इतना टाइम सबके पास रहता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसके 10 मिनट मोबाइल भी चला सकते हैं, तो 5, 7, 10 मिनट आप वॉक करें, घर में भी कर सकते हैं, उससे आपकी शुगर स्पाइक नहीं आती है। और आई थिंक डाइजेशन भी बेटर होता है, जो लोग को फैट जो जमा होता है यस, शुगर स्पाइक्स नहीं आती है, और आपके डाइजेशन के लिए डेफिनेटली अच्छा है। परफेक्ट। सो वॉक के लिए अगर हम नॉर्मल वॉक की बात कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक, वो आपने बताया कि वो हार्ट के लिए आपका ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कोई लगता है किसी को कि हार्ट का नहीं कर पा रहे हैं या एज ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल वॉक भी बेनिफिशियल है? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का मोबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, शरीर चलते रहना चाहिए, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। कौन से शूज़ पहनने चाहिए? शूज़ को लेकर भी बड़ा सवाल मन में लोग कहते हैं। कोई आप देखिए, जब आप जो भी शू आपके कंफर्टेबल है, हम कोई अगेन एथलीट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कस्टमाइज तरीके का शू पहनते हैं। एवरी स्पोर्ट्स एट ए हायर लेवल विल डिमांड स्पेशल शूज़, है ना। तो हम हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग जूते तो नहीं खरीद सकते। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो शू होना चाहिए वो वेल पैडेड होना चाहिए। तो अंदर की जो सोल है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि आप लंबे वॉक कर सकें। इवन जब आप रनिंग कर रहे हैं तो वो आपका जो रिएक्शन फोर्स आता है वो कम रहता है। तो जो अंदर की सोल है वो वेल पैडेड होनी चाहिए और वो वेल फिटिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। आप किसी ब्रांड के पीछे जाएंगे तो फिर वो आपका चॉइस है, लेकिन आप ब्रांड की तरफ अगर जाते हैं तो अगेन द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, कि वो वेल फिटिंग होनी चाहिए और पैडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे जान लेते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा मिथ फिटनेस को लेकर अगर है तो वो क्या होगा? फिटनेस के लिए सबसे बड़ा मिथ जो मेरे को लगता है, जो मैं जिम में देखता हूँ और थोड़ा फ़नी भी है, वो ये है कि लोग एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए एब्डोमिनल क्रंचेस करते हैं, फेशियल फैट को कम करने के लिए च्युइंग गम खाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ काम करती है, क्योंकि फ़ैट जो है वो सिस्टमिकली कम होता है। मतलब आपकी बॉडी से पूरी फ़ैट कम होगी एक बार में, या फिर फ़ैट हर जगह डिपॉजिट होगा। तो आप सिर्फ एब्डोमेन के क्रंचेस कर रहे हैं तो एब्डोमिनल बेली फैट बर्न हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं, और आप बहुत से लोग बोलते हैं हमें स्वेटिंग हुई है, तो स्वेटिंग इज़ जस्ट डिहाइड्रेशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बॉडी फैट, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका फैट बर्न हो रहा है, इट इज़ डिहाइड्रेशन। तो आप पानी पिए। हाँ, तो फैट बर्न जो है वो कैलोरी डेफिसिट से होती है। कैलोरी कम, एक्सरसाइज ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा, एक्सरसाइज कम, दो चीज़ को बैलेंस करना है। तो थोड़ी सी कम खाना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज। खाने में कैलोरी कम, नॉट खाना कम, कैलोरी कम, प्रोटीन उसके लिए आप कॉम्पेंसेट करेंगे एक्सरसाइज के लिए। और जो स्पेसिफिक फ़ैट लॉस कहीं से नहीं होता है कि सिर्फ पेट का फैट जा रहा है या फिर फेशियल फैट जा, ऐसा नहीं होगा। वो ओवरऑल बॉडी का अपने तरीके से फैट लॉस होगा। और ये जो स्वेटिंग हो रहा है, इट इज़ डिहाइड्रेशन, इट इज़ नॉट योर फैट विच इज़ बर्निंग। और तीसरी चीज़ जो मैंने शायद पहले भी बोला था, नो पेन नो गेन, ये गलत है। अगर आपको पेन है तो आपको एक्सरसाइज रुकना है, तो यू शुड नो द लिमिट्स। अगर पेन आना शुरू हो गया तो एक्सरसाइज बंद होना चाहिए वहाँ पे, और आपको यू मस्ट नो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पेन। राइट। तो ये जो आपने कहा कि एक स्पेसिफिक एरिया से फैट बर्न नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग कहते हैं ऐसा होता है कि पूरी बॉडी पे फैट नहीं, सिर्फ एब्डोमेन पे फैट है। बिल्कुल है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? नहीं, क्या वो उनको भी वही करना है जो कि बाकी लोगों को करना है। तो एब्डोमिनल फैट मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में हिप्स के अराउंड ज़्यादा फैट होता है। तो ये तो एक कॉमन हमारी जेनेटिक्स है। Right. तो आप जब कम खाना खाएंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपकी फैट वो हर जगह से जाएगी। तो अगर आपका फैट डिपोजिशन एब्डोमेन के अराउंड, जिसे विसरल फैट कहते हैं, तो वो वहाँ से डिपोजिट होगा। आप बस एब्डोमिनल क्रंचेस कर रहे हैं तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट आप इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कर सकते कि ये करने से मेरा एब्डोमिनल फैट कम हो जाएगा। वो एक एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं बट एक्सपेक्टेशन गलत है। आप वही चीज़ अगर आप अपर बॉडी एक्सरसाइज करेंगे तो भी ये फैट बर्न होगा, तो भी ये फैट जाएगा। आप रनिंग करेंगे तो भी ये फैट जाएगा। तो ये मिथ है।
आप एक्सरसाइज कीजिए, बट ये एक्सपेक्टेशन बनेगी कि इसी एक्सरसाइज से ये फैट जाएगा, बाकी एक्सरसाइज से भी ये फैट जाएगा। जी। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं फिटनेस को लेकर? आई थिंक जो सबसे बड़ा मिस्टेक एक जो हमने अभी बात किया कि वो पेन के बियॉन्ड जाके काम करते हैं, कि पेन है और फिर भी जाके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी, कि आपकी शरीर आपको बोल रही है कि नहीं देयर समथिंग रॉन्ग, बट स्टिल आप अपने आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं और करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वार्म अप को बहुत ज़्यादा आप नेग्लेक्ट करते हैं। आप स्ट्रेट अवे जाके मैं आज 5 किलो उठा दूंगा और आप कंपेयर करते हैं, वो तो इतना कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत है। तो इस फोकस ऑन योर वार्म अप, लिसन टू योर कोच, गो वेरी वेरी स्लो इन द जिम, बहुत स्लो जाइए, और आप उसको, और एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज यू मस्ट डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जो भी देखिए एक्सरसाइज में आपकी मसल्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, तो उसको स्ट्रेच आउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो पेन होना शुरू हो जाएगा। और इन सब वजह की से आप एक लंबे टाइम तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वार्म अप, स्ट्रेचिंग, पेन, अपनी बॉडी को हम ध्यान दें, और डाइट पे प्रॉपर बहुत अच्छा दें। आई थिंक ये सारी चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये वो सवाल है जो कि मैं आपसे अब आखिर में पूछना चाहती थी कि कोई 3 आप फिटनेस रूल दें हमारे यूथ को या किसी को भी जो इस पॉडकास्ट को दे रहे हैं। आई थिंक देखिए, आपको ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट रनिंग। मेरे ख्याल रनिंग बहुत अच्छा है। अगर आपके नी में या कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि आप रनिंग आपको अवॉइड करना है, तो यू शुड स्टार्ट रनिंग। हमें रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, वो 2 kg हो सकता है, 2.5 kg हो सकता है, कम से कम वेट उठाए, बट वेट उठाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेट उठाना आपकी शरीर के लिए स्टिमुलस है, मसल बनाने के लिए और बोन डेंसिटी मेंटेन रखने के लिए वेट उठाना स्टिमुलस है। तो आप एक रनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट लिफ्टिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, अ गुड डाइट, प्रोटीन बेस्ड डाइट, ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और चौथा मेरे ख्याल से सबको एक स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। आई थिंक ये 4 मेरे ख्याल से ये रहेगा। बहुत खूब। लेकिन एक सवाल आ जाता है आपके इसी जवाब के अंदर से, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि सबको एक गेम खेलना चाहिए या फिर रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा लेट, चूँकि अवेयरनेस भी इधर ज़्यादा बढ़ी है लोगों में, आप मतलब वही जो लेट 30s में या अर्ली 40s में या उसके आसपास शुरू करना चाहते हैं, तब तक ऑलरेडी पता चलता है कि आपका अर्ली आर्थराइटिस या नी का कोई इशू आ गया है, जो माइनर ही है लेकिन आ गया है। तो ऐसे में फिर कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं? क्योंकि जंप करने से या मूवमेंट या तेज वॉक करने से या रनिंग करने से तो वो पेन बढ़ जाता है। तो क्या एक तो कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए इनके इस तरह के लोगों के लिए, और दूसरा ये कि अगर कोई करना ही चाहता है स्टार्ट, कि मुझे है हल्का सा माइल्ड प्रॉब्लम है लेकिन मुझे दौड़ना है, उनके लिए आपका एडवाइस देखिए, कोई भी स्पोर्ट में ऐसा बोल दें कि नी में पेन है और उसको स्पोर्ट्स के बाद नी में पेन नहीं होगा, तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है, अनलेस इट्स एन इंडोर स्पोर्ट। उसके अलावा आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स में नी में इम्पैक्ट तो जाएगा। तो मेरे ख्याल से, बट स्टिल अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं और आप अपनी थोड़ी बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दोज पेन आर रिवर्सिबल, वो पेन मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अनलेस बहुत ज़्यादा पेन है तब तो आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे। बट हल्का फुल्का पेन है, आपने थोड़ी बहुत पेन किलर्स ली, अपने डॉक्टर से मिले, थोड़ा रेस्ट किया, ये किया, एक्सरसाइज की, वो पेन मैनेज हो जाता है। तो देन गो फॉर एनी ऑफ द स्पोर्ट्स जो कि जिसमें कि हार्ड सर्फेसेस नहीं है, कि जैसे कि ग्राउंड पे आप जाके कोई रनिंग कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड पे ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाके आप बच्चों के साथ कुछ बॉल से कुछ थ्रो बॉल खेल रहे हैं, या कुछ भी खेल रहे हैं, तो उससे आप एक्टिव रह रहे हैं और आपके घुटने के ऊपर इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से वो रखता है। तो घुटने में अगर दर्द है तो रनिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, रनिंग आप करेंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स। और अगर ये कि माइल्ड है और कोई करना चाहता है, हल्का दौड़ना चाहता है, तो क्या कर नी सकते कैप? हैं। हाँ, नी कैप का थोड़ा रोल है। नी कैप, नी ब्रेस, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देता है, बट यस, ये सारी चीज़ आपको बहुत बैलेंस आउट करना पड़ता है। इसलिए तो बोला जाता है आपको सब कुछ बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। 40s में अगर आप बोलेंगे नी पेन हो गया, आर्थराइटिस भी हो गया, आप मेरे को कोई सा स्पोर्ट्स बताओ, तो मेरे ख्याल से जी मैं स्विमिंग का नाम लेना भूल गया। तो स्विमिंग जो है आप वो कर सकते हैं। तो स्विमिंग में आपके घुटने के ऊपर उतना प्रेशर नहीं जाता है, और अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है स्विमिंग पूल की, अच्छी स्विमिंग पूल की, स्विमिंग पूल एंड साइकिलिंग, तो दीज 2 आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज आई थिंक कंसिडर।
बहुत खूब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप आए और आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, और बहुत सारे सवाल थे फिटनेस को लेकर, जिम को लेकर के, जो यूथ है उनके मन में जो सवाल आते हैं या उनके सवालों से घर वाले परेशान रहते हैं कि सुनते नहीं है बच्चे, तो उन सब का जवाब आपने दिया कि उनको कैसे अपने आप को ठीक रखना है, जिमिंग के लिए तैयार करना है। और अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए हैं तो भी ऐसा नहीं है कि इट्स नेवर लेट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सेहत की, अपनी फिटनेस की जर्नी को, और अगर दिक्कत होती है तो फिर डॉक्टर नंदन जैसे लोग हैं, आप उनसे जाकर एडवाइस ले सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आए। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।